एक दशक से भी ज्यादा समय तक जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की पुलिस को लगता रहा कि वे आधुनिक यूरोपीय इतिहास के सबसे रहस्यमय सिलसिलेवार अपराधियों में से एक का पीछा कर रही हैं। उस महिला का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, कोई ऐसा साथी नहीं था जो उसका नाम ले सके, और न ही कोई स्केच। सिर्फ एक डीएनए प्रोफाइल थी जो बार बार उन जगहों पर मिलती थी जहां लोग लूटे गए, घायल हुए या मारे गए। जांचकर्ताओं ने उसे फैंटम ऑफ हाइलब्रॉन कहा। अखबारों ने नाम दिया बिना चेहरे वाली महिला। इस कहानी की शुरुआत अत्याधुनिक तकनीक से नहीं बल्कि उस पर अटूट भरोसे से होती है। 1990 के शुरुआती वर्षों तक डीएनए प्रोफाइलिंग एक शक्तिशाली औजार बन चुकी थी। पसीने या लार के सूक्ष्म अंशों को ऐसे ठोस सबूत में बदलने वाला साधन जो किसी संदिग्ध को सीधे अपराध स्थल से जोड़ सकता था। लैब और पुलिस थानों में डीएनए को लगभग एक सत्य मशीन की तरह देखा जाता था, ठंडा, वैज्ञानिक और निर्विवाद। शुरुआती निशान, सिस्टम में एक भूत। जैसा कि बाद में जांचकर्ताओं ने जोड़ा, फैंटम का सुराग 1993 में शुरू हुआ। जर्मनी के इडार ओबरस्टाइन में 62 वर्षीय महिला की हत्या के बाद फोरेंसिक टीमों ने नमूने इकट्ठा किए और उनमें एक अज्ञात महिला का डीएनए प्रोफाइल पाया। उस समय उस प्रोफाइल का कोई विशेष अर्थ नहीं था, वो बस एक अलग थलग और क्रूर हत्या का अनपहचाना निशान थी, किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा नहीं। लेकिन वर्षों के साथ वही डीएनए चुपचाप दोबारा उभरने लगा। ये चोरी, सेंधमारी, छोटे अपराधों और गंभीर हमलों के स्थलों पर मिलने लगा, अलग अलग इलाकों में, यहां तक कि देशों की सीमाओं के पार भी। हर बार डीएनए दर्ज किया गया, संग्रहित हुआ और मिलान किया गया, लेकिन उस महिला की पहचान एक रहस्य बनी रही। वो डेटाबेस में एक भूत की तरह मौजूद थी। मामले ने असली सार्वजनिक ध्यान 2000 के मध्य में खींचा। अलग अलग मामलों पर काम कर रहे जांचकर्ताओं के लिए ये डीएनए हिट उलझाने वाले और बेचैन करने वाले संयोग थे, लेकिन राष्ट्रीय डेटाबेस में बैठे विश्लेषकों के लिए ये एक ऐसे अपराधी का हस्ताक्षर लगने लगे जो लगातार सफर करता था और डरावनी सहजता से अपराध करता था। हाइलब्रॉन की हत्या। 25 अप्रैल 2007 को ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर फट पड़ा। 22 वर्षीय पुलिस अधिकारी मिशेल कीजेवेटर और उनके 25 वर्षीय साथी मार्टिन आर्नोल्ड ने दक्षिणी जर्मनी के बाडन-वर्टनबर्ग राज्य के हाइलब्रोन शहर में एक मेले के मैदान के पास अपनी पेट्रोल कार खड़ी की थी। दिन हल्का और सामान्य था, ऐसा शिफ्ट जहां कार में बैठकर दोपहर का खाना खाना एक रूटीन बात लगती है। फिर कोई इतना पास आया कि कार की खिड़की पर बंदूक सटा दी। हमलावर ने कार के अंदर गोलियां चला दी। मिशेले को सिर में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मार्टिन को भी गोली लगी और वे कोमा में चले गए, जिंदगी और मौत से जूझते हुए। दोनों की सर्विस पिस्तौलें गायब थीं, एक डरावना संकेत कि या तो पुलिस को निशाना बनाया गया था या ये कानून प्रवर्तन हथियारों की सोची समझी लूट थी। दिन दहाड़े एक युवा महिला पुलिस अधिकारी की हत्या ने पूरे जर्मनी को हिला दिया। जनता जवाब चाहती थी, राजनेताओं ने नतीजों की मांग की। दर्जनों पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कार और आसपास के इलाके को खंगाला। हर उस सतह को स्वैब किया गया जिस पर सूक्ष्म सबूत हो सकता था। लैब में उन्हीं स्वैब्स में से एक ने एक जाना पहचाना डीएनए प्रोफाइल लौटाया। वो वही अज्ञात महिला का डीएनए था जो 1993 से दर्जनों अपराध स्थलों पर मिल चुका था। अब बिखरे हुए सुराग एक भयानक कहानी में बदल गए। एक महिला सीरियल किलर ने अभी-अभी एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। बिना चेहरे वाली महिला की किंवदंती। हाइलब्रॉन हत्या को उस डीएनए से जोड़ते ही फैंटम की कहानी तेजी से फैलने लगी। जांचकर्ताओं ने रिकॉर्ड जोड़े और पाया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में लगभग 40 अपराध स्थलों पर वही महिला डीएनए मिला था। इनमें छोटी चोरियां, सेंधमारी, आगजनी, हमले और कम से कम 6 हत्याएं शामिल थीं। जनता के लिए ये बेहद डरावना था। सीरियल किलर आमतौर पर पुरुष माने जाते हैं। यहाँ आंकड़े एक ऐसी महिला की ओर इशारा कर रहे थे जो देशों, समूहों और अपराधों के बीच बिना पकड़े घूम सकती थी। मीडिया ने उसे एक मास्टर अपराधी बताया जो मामूली चोरी से लेकर सुनियोजित हत्याओं तक कर सकती थी और पीछे सिर्फ डीएनए छोड़ती थी। जांच फाइल मोटी होती चली गई। पुलिस ने देखा कि वो सर्बिया, स्लोवाकिया, अल्बानिया, रोमानिया जैसे देशों के संदिग्धों के आसपास मौजूद लगती थी, लेकिन पूछताछ में किसी ने भी ऐसी किसी महिला को जानने से इनकार किया। हर बार अपराध स्थल पर उसका अदृश्य हस्ताक्षर मौजूद रहता था, जैसे वो अन्य अपराधियों को पीछा करती कोई तीसरी परछाई हो। विरोधाभास रहस्य को और गहरा करते गए।
एक ही महिला छोटी चोरी और हाई रिस्क हत्याओं में दोनों में कैसे शामिल हो सकती है? उसे किसी ने देखा क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं लिया? हजारों घंटों की जांच। ये मामला आधुनिक जर्मन पुलिसिंग की सबसे बड़ी और महंगी जांचों में से एक बन गया। कई राज्यों की एजेंसियों ने मिलकर सबूत साझा किए, टाइमलाइन बनाई और हर संभावित कड़ी तलाशने की कोशिश की। अनुमान है कि सिर्फ इसी एक अपराधी पर 16,000 से ज्यादा ओवरटाइम घंटे खर्च हुए। विशेष टास्क फोर्स बनी, मुखबिर जुटाए गए, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाई गई, एक ऐसी महिला की जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। कुछ ने उसे घुमंतु माना, कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी पेशेवर अपराधी, लेकिन हर तस्वीर अनुमान पर आधारित थी, दृश्य प्रमाण पर नहीं। डीएनए पर भरोसा अटूट था। हर नया मैच नक्शे पर एक और बिंदु बनता गया। इनाम भी रखा गया, लगभग 3 लाख यूरो। फिर भी कोई विश्वसनीय गवाह सामने नहीं आया। परफेक्ट प्रोफाइल में दरार। 2009 में फ्रांस में एक मामला सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पुरुष शरणार्थी के जले हुए शव से लिया गया डीएनए जब जांचा गया तो वो फैंटम से मेल खा गया। यह असंभव था। फैंटम का डीएनए हमेशा महिला का बताया गया था। अब वही डीएनए एक पुरुष शव से जुड़ गया। यही पहली बार जांचकर्ताओं को सबूत पर ही शक हुआ। क्या ये किसी व्यक्ति का डीएनए नहीं बल्कि जांच प्रक्रिया की गड़बड़ी थी? औजारों पर शक। ध्यान अब संदिग्धों से हटकर साधारण चीजों पर गया। कॉटन स्वैब्स। ये स्वैब बैक्टीरिया से मुक्त थे, लेकिन डीएनए मुक्त नहीं। फैक्ट्री में काम करने वाली महिला के त्वचा कोशिकाएं उन पर रह गई थीं। जांच में पाया गया कि जिन इलाकों में एक खास कंपनी के स्वैब इस्तेमाल हुए, वहीं फैंटम का डीएनए मिला। बवेरिया जैसे इलाकों में जहां दूसरे सप्लायर थे, ये डीएनए नहीं दिखा। असली फैंटम। आखिरकार डीएनए एक ऑस्ट्रियाई स्वैब फैक्ट्री में काम करने वाली महिला तक पहुंचा। वो किसी अपराध से जुड़ी नहीं थी, लेकिन कागजों में वो यूरोप की सबसे सक्रिय अपराधी बन गई थी। पूरा मामला ढह गया। सबक और असर। फैंटम ऑफ हाइलब्रॉन आज एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि जब किसी एक सबूत पर अंधा भरोसा किया जाता है तो पूरी जांच भटक सकती है। आज फोरेंसिक मानक बदले जा चुके हैं। ISO 18385 जैसे नियम बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। अंत में फैंटम कोई हत्यारी नहीं थी, वो एक सिस्टम की गलतफहमी थी। और ये कहानी याद दिलाती है, सबूत खुद नहीं बोलते, इंसान उन्हें समझता है, और वो समझ गलत भी हो सकती है।